एक आदमी का भाई एक बड़ा और ताकतवर आदमी था, लेकिन जब उसका छोटा भाई जो हमेशा बुली होता था उसके सामने आया तो उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसको बेकार कहकर बुलाया। उसने न सिर्फ अपने भाई हैंग चौवान का साथ देने से मना कर दिया, बल्कि उसको धमकी भी दी, अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम मेरे भाई हो तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर हैंग चौवान गुस्से से अपने दांत कसने लगा और चिल्ला पड़ा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा अकेला भाई हूं। लेकिन उसका बड़ा भाई बिना कुछ कहे पलट गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और दरवाजा बंद करके चला गया। और फिर वो 3 साल तक वापस नहीं आया। इन 3 सालों में वांग चा मिन को रोज स्कूल में बुलिंग सहनी पड़ी। फिर एक दिन उसके पास एक फोन कॉल आई, उसके भाई की मौत हो चुकी थी। ये सुनकर वो एकदम स्तब्ध रह गया। चाहे दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को देखा भी न हो, फिर भी हैंग चौवान ने सोचा कि उसको अपने भाई को आखिरी बार देखना चाहिए। उसके भाई की मौत एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में हो गई थी, जहां एक ट्रक ने उसको तुरंत मार दिया। लेकिन अंदर ही अंदर एक तीव्र संघर्ष के बाद वांग चौवान ने अपने भाई के शरीर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके हिसाब से एक ऐसे इंसान का अंतिम संस्कार करने का क्या फायदा जो शायद वैसे भी सबके लिए एक घटिया आदमी था। उससे बेहतर तो ये होता कि वो अपने लिए कुछ खाना ले लेता। जैसे ही हैंग चौवान वहां से जा रहा था, एक कर्मचारी ने उसको रोका और एक पैकेज दिया। उसने कहा, कम से कम ये तो ले लो। मुझे पता है तुम शरीर का दावा नहीं कर रहे क्योंकि तुम वहन नहीं कर सकते हैं ना। मैं तो भूल ही गया, ये उसके दुर्घटना स्थल से मिले कुछ निजी सामान है। वांग चौवान ने पैकेज लिया और एक कोने में बैठ गया। उसका मन तूफान की तरह चल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका लापरवाह भाई ऐसे मरेगा। अब वो सच में अकेला रह गया था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पैकेज के अंदर एक फोन बजने लगा। हैंग चौवान ने फोन उठाया। वो चल रहा था और उस पर एक पहला मैसेज आया, बॉस, राष्ट्रव्यापी घूमना कैसा चल रहा है। लेकिन जब हैंग चा मिन ने मैसेज को ध्यान से पढ़ने के लिए खोलने की कोशिश की तो उसको पता चला कि फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। शुरू में उसने बस मजाक में एक यूनिवर्सल जेस्चर पासवर्ड डालना ट्राई किया और आश्चर्यजनक रूप से फोन अनलॉक हो गया। अब उसने फोन के कंटेंट को ध्यान से देखना शुरू किया। एक मैसेज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये जंगहू का निजी जानकारी था, जो उसके स्कूल का एक लड़का था। उसने मैसेज खोला तो उसको ये देखकर सदमा लगा कि कोई वास्तव में जंग हिसू की तारीफ कर रहा था। ये सुनकर हैंग चौमन भ्रमित हो गया, क्योंकि जंग हिसू तो हमेशा उसको बुली करता था। उससे अपने अंदर से गुस्सा आने लगा और उसने उसको थोड़ा बुरा भला कह दिया। जब उसने सारे मैसेज ध्यान से पढ़े तो उसको समझ आया कि ये लोग बदमाशों का एक गिरोह है। तभी उसने समूह की पिन की हुई चैट में एक मैसेज भेज दिया, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। उसका प्लान ये था कि पुलिस को बुलाकर इन सबको जेल भिजवा सके। लेकिन तभी किसी ने उसका कान पकड़ लिया। वो होन चांग ही था। उसकी नजर पैकेज पर गई और उसको समझ आ गया कि कोई मर चुका है। लेकिन उसने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उसके बदले उसने पैकेज के सारे सामान को जमीन पर गिरा दिया। जब तक हैंग चौवान प्रतिक्रिया कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाहे ये चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आया कि कोई और उसके मामले में टांग अड़ा रहा था। गुस्से में उसने होन चांग हेई पर हमला कर दिया। उसने होन चांग हेई को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही होन चांग हेई उठने की कोशिश कर रहा था, हैंग चौवान ने उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मार दिया। चाहे वो खुद भी घायल हो चुका था, क्योंकि वो भी एक ऊंची जगह से गिर गया था, लेकिन उसने अपने दर्द की परवाह किए बिना होन चांग हेई पर लगातार हमला करता रहा। तभी जंगहू ने हैंग चौवान के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा। हैंग चौवान हवा में उछल गया। जंगहू गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं बस 1 मिनट के लिए सुविधा स्टोर गया था। और हैंग चौवान, तू खून से लथपथ क्यों है? होन चांग हेई चिल्ला पड़ा, ये हरामी मुझे बिना चेतावनी दिए नीचे धकेल दिया। जंगहू गुस्से से बोला, ये तो हद से बाहर है, अब हमें भी इसको ढंग से मारना चाहिए। क्या ये कानून तोड़ना नहीं है? ये सुनकर जंगी सू ने एक शैतानी हंसी दी। लेकिन वांग चा मिन ने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और खड़ा हो गया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भागना। लेकिन जांगहू ने उसे आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं रखा। जैसे ही वो होंग चौवान के पीछे भागने वाला था, अचानक एक जोर का मुक्का पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। जब उसने उठकर देखा कि किसने मारा तो उसका चेहरा सदमे से जम गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बड़ा भाई वुई जोंग था। जांगहू एकदम सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके अपने भाई ने उसे क्यों मारा। वुई जोंग ने एक ठंडी आवाज में कहा, कोई वजह नहीं, बस बॉस ने कहा कि तू एक घटिया इंसान है और तुझे 1000 बार भी मार दिया जाए तो भी कम है। होंग चौवान ये सुनकर कांपने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने संदेश भेजा था वो खुद उसका बड़ा भाई निकलेगा। अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जंगी सू खुद को बेचारा बनने नहीं देना चाहता था। जमीन पर गिरा हुआ होन चांगी चिल्लाया, रुक जाओ। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पीछे से एक बड़ा हुजूम धीरे धीरे बढ़ता आ रहा था। सबके कपड़े एक जैसे थे, मतलब सब एक ही गिरोह के लोग थे। ये देखकर होंग चौवान के बदन से ठंडे पसीने छूट गए। क्या ये सब मेरे भाई के आदमी हैं? जब तक जांगहू को परिस्थिति समझ आती, वो पूरी तरह घेर लिया गया था।
वुईजोंग ने ठंडे लहजे में कहा, चाहे तू घटिया इंसान हो या नहीं, अगर बॉस को कोई पसंद नहीं आता तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है, एम्परर गैंग का कानून। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा गिरोह जांगहू पर टूट पड़ा और उसे खून से लथपथ कर दिया। होंग चोवान ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख रहा था। उसके दिल में एक ही सोच आई, शायद मुझे अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं इस फोन की ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। होंग चोवान अब सिर्फ स्कूल के बुलियों को सजा नहीं दे रहा था, बल्कि आधे देश के अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल भी उसके हाथ में था। लेकिन उसने इस ताकत का गलत इस्तेमाल करने के बजाय स्कूल का माहौल साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। जिन गुंडों ने स्कूल में आतंक मचा रखा था, होंग चोवान ने उन्हें जबरदस्त सबक सिखाने का प्लान बना लिया। उसने उन सबको उनके विक्टिम्स के लिए इंसानी कुर्सी बनने को कहा और फिर 2.5 घंटे तक बिना कपड़ों के ट्रैक पर दौड़ाया। हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, उन गुंडों के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मान जाना, क्योंकि एम्परर गैंग की नजर हर जगह थी। स्कूल के टॉप ऑफिशियल्स तक खबर पहुंची। पिछले एक हफ्ते में 20 से भी ज्यादा लोग एम्परर गैंग के अटैक्स का शिकार हो चुके थे। स्कूल की डिसिप्लिनरी टीम के लीडर दू जिनफू भी शॉक में थे। एम्परर गैंग ने हमेशा स्कूल की एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं किया, तो अब अचानक ये सब क्यों कर रहे हैं? एक स्टूडेंट ने डाउट एक्सप्रेस किया, शायद किसी ने एम्परर गैंग को पैसे देकर लोगों को पीटने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर गैंग सच में स्कूल पर राज करना चाहता तो उन्हें 3rd ईयर स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए था, पर वो सिर्फ 1st ईयर्स को ही मार रहे थे। तो ये एक पर्सनल दुश्मनी लग रही है। अगर ऐसा है तो हमें उस डेयरिंग 1st ईयर को ढूंढना होगा। चिंता मत कर, मैं भी यही सोच रहा था। अगली सुबह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी सस्पेक्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया। उनका एक ही मकसद था, स्कूल में हो रहे अटैक्स के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। गुमिनो, जो टीम का लीडर था, सीधा पॉइंट पर आया। हम यहाँ उस असली गुनहगार को ढूंढने आए हैं जो इन सब अटैक्स का जिम्मेदार है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम सब में से ही कोई है। होंग चोवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन्होंने इतनी जल्दी सस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी छोटी कैसे कर दी? दू मिनझू, जो अब तक चुप था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। असली गुनहगार यही सोच रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चला, सही ना? असलियत में ये सिर्फ एक ब्लफ था। उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, वो सिर्फ एक चाल चल रहे थे। जो भी असली मास्टरमाइंड होगा वो जरूर रिएक्ट। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बेहतर होगा कि असली गुनहगार खुद मान ले, वरना मेन गारंटी देता हूं तुम आइज टॉर्चर्स देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। होंग चोवान अंदर से काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। कोई भी कबूल नहीं कर रहा, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। कोई भी हिलेगा नहीं, सबकी तलाशी ली जाएगी। सामने से शुरू करते हैं। होंग चोवान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरा काम इस बार पक्का खत्म है। मुझे फोन लाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये लोग फोन देख लेंगे तो मैं कुछ भी इनकार नहीं कर सकता। उसी वक्त सामने खड़े एक लड़के ने गलती से मूव कर दिया और तुरंत उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का पड़ा। होंग चोवान ने एक बेहद ही हताशा भरा फैसला लिया। उसने अपना फोन निकाला और एम्परर गैंग को तुरंत एक मैसेज भेजने लगा, ड्रैगन डे हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में फौरन आओ। लेकिन उसी पल गिंजू ने झुककर उसकी तरफ देखा और बोला, तू क्या कर रहा है? होंग चोवान का पसीना छूट गया। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और वो जवाब भी नहीं दे पाया। मैंने कहा था ना, कोई मूव नहीं करेगा। फिर भी तू फोन पर क्या कर रहा है? कहीं तू ही तो नहीं जिसने लोगों को हायर किया था? ये बोलते ही गिंजू और उसके लोग होंग चोवान का फोन छीनने लगे। लेकिन होंग चोवान ने फोन को जोर से पकड़ लिया और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। गुस्से से भरा गिंजू अपना हाथ उठाने ही वाला था होंग चोवान को जोर का मुक्का मारने के लिए। लेकिन तभी, रुको, मैं असली गुनहगार हूं। मैंने ही लोगों को हायर किया था। पूरा ऑडिटोरियम एकदम साइलेंट हो गया। किम डी चोंग ने डरते डरते कबूल कर लिया। गिंजू ने अपना हाथ नीचे किया और धीरे धीरे किम डोंग चोंग के पास गया। तूने ये सब किया? किम डोंग चोंग ने तुरंत घुटनों पर बैठकर कहा। हाँ, मैंने ही एम्परर गैंग को हायर किया था, क्योंकि मुझे उन बुली लड़कों से नफरत थी जो मुझे हमेशा तंग करते थे। गुमिनो एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अब तक गैंग का नाम भी नहीं लिया था। तो फिर इस लड़के को कैसे पता चला कि अटैकर्स एम्परर गैंग के थे? क्या ये सच में मास्टरमाइंड हो सकता है? लेकिन फिर गुमिनो को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर होंग चोवान का फोन छीन लिया। पासकोड बता, होंग चोवान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। 13,14,520। लेकिन जैसे ही गुमिनो ने फोन अनलॉक किया, उसके सामने सिर्फ एड्स ही एड्स थे। ये क्या है? गुमिनो एकदम हैरान रह गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ऐप्स से भरा पड़ा है। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या बोले। तभी होंग चोवान ने अंदर ही अंदर एक बड़ा सा राहत की सांस ली। बच गया। उसने पहले से ही एक पुराना बेकार फोन अपने बैग में रखा था और असली वाला फोन उसने अपनी जैकेट के अंदर छुपा दिया था। अगर ये लोग असली फोन चेक करते तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। गुमिनो ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़का सच बोल रहा है या कोई गेम खेल रहा है?
उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन अभी उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी एक और गार्ड भागते हुए अंदर आया। सर, बाहर कुछ लोग आए हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं। गुमिनो ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। क्या मतलब अजीब? गार्ड ने हल्की सी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। वो सब पूरे काले कपड़े पहने हैं और सबके हाथ में ग्लव्स भी हैं। जब ये सुना तो ऑडिटोरियम में एकदम सन्नाटा छा गया। होंग चोवान का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। क्या एम्परर गैंग सच में आ गया? गुमिनो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने फोन हैंग चोवान को वापस कर दिया। तब तक उसके आदमियों ने किम डोंग का फोन भी चेक कर लिया था। इसके फोन में तो कुछ भी नहीं है। किम डोंग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे डर था कि कोई पकड़ लेगा, इसलिए मैंने पहले ही सारी चैट डिलीट कर दी। गुमिनो को उस पर कोई शक नहीं हुआ। इतने बड़े मामले में कोई झूठ क्यों बोलेगा? जरूर ये डर के मारे कबूल कर गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, अगर ये केस मैं सॉल्व कर लेता हूं तो डू जेनू मुझसे और ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा और फिर मैं विलेंस लोगों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। ये सोचकर गुमिनो ने किम डोंग के पेट में जोरदार मुक्का मारा। उम्मीद है तू इसके लिए तैयार था। फिर उसने बाकी सबसे कहा, बाकी सब यहां से निकल जाओ। हैंग चोवान भी जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, किम डोंग ने खुद पर झूठा इल्जाम क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात, उसे कैसे पता चला कि ये सब एम्परर गैंग का काम था? ये दबा कुचला लड़का सिर्फ एक आम स्टूडेंट नहीं था, बल्कि उसका भाई एक खतरनाक गैंगस्टर था। सिर्फ एक गैंग का लीडर ही नहीं, बल्कि वो ऐसा इंसान था जिससे दूसरे गैंगस्टर भी डरते थे। सिर्फ एक आदेश पर वो किसी को भी दुनिया से गायब कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई और उसका फोन अब उसके छोटे भाई किम डोंग के पास था। हैंग चोवान ने उस फोन का इस्तेमाल स्कूल में सुधार लाने के लिए किया, लेकिन उसकी वजह से उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा गया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को शक था कि किसी ने बाहर से गुंडे बुलाए हैं, इसलिए उन्होंने सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया और उनके फोन चैट रिकॉर्ड चेक करने लगे। जैसे ही हैंग चोवान का नंबर आने वाला था, किम डोंग ने तुरंत एक झूठी कहानी बना ली और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उसने झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हैंग चोवान एक पल के लिए शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, मुझे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे मैं खुद से भी बात कर रहा हूं, लेकिन जो भी हो, ये सब मेरी ही गलती थी। किम डोंग ने हैंग चोवान की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, टेंशन मत ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरा स्कूल मेरा मजाक बना रहा था, तब सिर्फ तू ही था जो मेरी मदद के लिए खड़ा हुआ। शायद तुझे याद भी ना हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, और जिस दिन क्वान दुआन पूरी तरह पागल हो गया था, मुझे पता है कि ऐसा महसूस करना गलत था, पर सच कहूं तो मैं अंदर से बहुत खुश था। इसलिए तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से चला जा, उन्होंने कहा है कि मुझे यहीं रुकना होगा। स्कूल के बाद वो मुझे किसी डी जिनफू नाम के आदमी से मिलवाने ले जाएंगे, लेकिन वो मुझे मार तो नहीं देंगे, सही? पर हैंग चोवान को इस बात पर यकीन नहीं था। वो सिर्फ चुपचाप किम डोंग के पास गया, उसके हाथों से टेप हटाया और धीमे से बोला, तुझे कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इन गंदे लोगों को सबक सिखाना ये न सिर्फ सही है, बल्कि बहुत मजेदार भी। उसी तरह एंजॉय कर जैसे ये लोग हमें परेशान करने में करते हैं। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, हंस, एंजॉय कर, इन्हें भी वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा ये हमें महसूस कराते थे। लेकिन फिर भी वो मुझे स्कूल के बाद लेने तो जरूर आएंगे, इसकी चिंता मत कर, तू बस शो देखने के लिए तैयार रह। उसी वक्त एक क्लासरूम में क्लास में 40 बच्चे थे, जिनमें से 39 अपने डेस्क पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी पीछे का दरवाजा हल्के से खुला। एक गैंग अंदर आया और उन्होंने एक लड़के को उठाकर धीमे से पूछा, 3rd ईयर क्लास 4 का गुमिनो कहाँ है? लड़के ने डरते हुए इशारा किया और अगले ही पल उन्होंने गुमिनो को चारों तरफ से घेर लिया। पूरी क्लास सन्न रह गई। उनमें से एक लड़के ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और गुमिनो के सिर पर जोर से दे मारा। धड़ाम। असल में ये सब हैंग चोवान का प्लान था। उसने एम्परर गैंग को एक मैसेज भेजा था, ड्रैगन डे हाई स्कूल के गुमिनो को अभी निपटा दो। गुमिनो के आदमियों ने जब ये देखा तो एक गुंडे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर एक जोरदार मुक्का सीधा उसके माथे पर पड़ा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पूरी क्लास सांस भी नहीं ले पा रही थी। लाल बालों वाला लड़का गुस्से से सबकी तरफ घूरा और धीमे से बोला, जो भी बीच में आएगा वो अगला मरने वाला होगा। और इतना कहकर वो गैंग के साथ वापस जुड़ गया और विशेषली किकिंग करते हुए गोइन जू को मारा जा रहा था। टीचर इतना डर गया कि वो क्लासरूम से भाग गया और सीधा पुलिस स्टेशन कॉल किया। ये ड्रैगन डे है, टीचर चिल्लाया। अचानक कुछ गुंडों का ग्रुप क्लासरूम में घुस आया। हाँ, जल्दी आइए, टीचर ने पुलिस को बोला। बगल वाले क्लासरूम ने भी शोर सुना। सब सोचने लगे क्या हुआ है। डू जिनफू, जो शोर से जाग गया था, उसने अपने आगे बैठे स्टूडेंट के सिर पर थप्पड़ मारा। तू क्या बकवास कर रहा है बे, चुप बैठ। वहीं दूसरी तरफ एम्परर गैंग अब भी गुमिनो को पीट रही थी। वो खून से लथपथ था, बस हाथ जोड़ के कह रहा था, रुको प्लीज। जब उन्हें लगा कि अब बहुत पीट लिया है तो बोले, हिल मत, अब फोटो लेनी है।
जो लोग आसपास खड़े देख रहे थे वो शॉक्ड थे। कभी सोचा भी नहीं था कि ड्यू मिजू जैसा बंदा जो स्कूल में हमेशा दूसरों को डराता था आज खुद माफी मांग रहा है। ये देखकर कुछ लोगों की मुस्कान निकल गई। फोटो बहुत जबरदस्त आई, बॉस खुश होगा, एक ने कहा। जैसे ही वो फोटो को देख रहा था किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एम्परर गैंग हो तुम? लगता है ये जगह तुम्हारे बाप की है। अगले ही पल किसी ने उसको पंच मारा और वो सीधा खिड़की से बाहर जा गिरा। बचे हुए लड़के डू जिनफू पर टूट पड़े, लेकिन डू जिनफू की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थीं। वो 3 लड़कों से अकेला लड़ रहा था, उनके पंच डॉज कर रहा था और मौके पर काउंटर अटैक भी कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में तीनों नीचे पड़े थे। डू जिनफू गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग होते कौन हो? दिन दहाड़े यहां आकर बवाल मचाते हो? लेकिन जैसे ही उसने ये बोला किसी ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया। एक ने उसकी गर्दन पकड़ी और लॉक कर लिया और दूसरे ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची डू जिनफू ही अकेला खड़ा था क्लासरूम में, बाकी सबको उसने गिरा दिया था। सॉन्ग जोंगुक हैरान रह गया। जैसा सोचा था स्कूल का टॉप डेलिंक्वेंट लीडर है ये, इतने बार फायर एक्सटिंग्विशर से मारा गया फिर भी खड़ा है। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का चिल्लाया, हट बे, और सामने वाले लड़के को मुक्का मारा जो उड़ते हुए पीछे गिर गया। उसके पीछे और लोग खड़े थे। ये था फर्स्ट गैंग जो थोड़ी देर से आया। सीन पूरा कैओटिक हो गया। बिग ब्रदर जिनफू, ये सब क्या हो रहा है? एम्परर गैंग को क्या प्रॉब्लम है? डू जिनफू चिल्लाया, सुन लो सब, ये एम्परर गैंग वाले हम पर छुपके से अटैक कर रहे हैं। ये सब उनके नीच बॉस के ऑर्डर पर हो रहा है। उस घटिया आदमी के ऑर्डर्स की वजह से मीनू को तकलीफ झेलनी पड़ी। हम इस बेइज्जती को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब हमारी बारी है दुश्मन को सबक सिखाने की। ड्रैगन डे की बेइज्जती का पूरा हिसाब लिया जाएगा। चाहे पहले हम शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे थे, लेकिन आज से एम्परर गैंग हमारा दुश्मन है। हैंग सैन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। भले ही जिनफू ताकतवर था, लेकिन स्कूल के सारे डेलिंक्वेंट्स डू जिनफू के इर्द गिर्द एकजुट थे। इस ताकत को तोड़ने के लिए सबसे पहले डू जिनफू को हटाना होगा, वही असली चाबी है। नीच इंसान, ठीक है, अब देखेंगे कौन जीतता है। मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। हैंग सैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये अजीब व्यवहार पहले ही एम्परर गैंग के टॉप लीडर्स की नजर में आ चुका था। बॉस, आजकल कुछ अजीब कर रहे हैं। हर बार हमें इतने इंटरेस्टिंग मिशन पर क्यों भेज रहे हैं? एक जमाना था जब वो लड़का बस एक मैसेज भेजकर हजारों की जान ले सकता था, लेकिन इस बार वो नाकाम रहा और इसकी वजह से स्कूल और भी ज्यादा दबाव में आ गया। जब हैंग चौवान को पता चला कि सबको हर दिन 100,000 वॉन देना पड़ेगा प्रोटेक्शन मनी में, तो वो तुरंत वॉशरूम गया और गुयांग को मैसेज किया, ये सब क्या चल रहा है? गुयांग ने जवाब दिया, हाँ, कल हमने डू जिनफू को घेर लिया था, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने बिग फिल अलायंस ज्वाइन कर ली। अगर अब उसे छेड़ा तो इसका मतलब सीधा युद्ध होगा। गुई चोंग इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी किसी ने उसे रोक लिया। वो था पार्क सुखा, एम्परर गैंग की फर्स्ट स्क्वाड का कप्तान। उसके हिसाब से ये लड़ाई बेवजह थी, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो खुद जाकर बॉस को सब समझाएगा। इसी कारण गुयांग ने वापस जवाब नहीं दिया। हैंग चौवान गुस्से से भड़क गया जब उसने ये मैसेज देखा। फिर से वही कमीना पार्क सुखा। जब उसने एम्परर गैंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, तब उसने पाया कि ये लोग एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करते हैं। अभी के समय में 3 मुख्य स्क्वाड्स थे जो अलग अलग काम करते थे। फर्स्ट स्क्वाड का कप्तान था पार्क सुखा, और उसके मैसेज पढ़कर यह साफ समझ आता था कि वो किसी बड़ी जिम्मेदारी में था। एम्परर गैंग का ओवरऑल मैनेजमेंट कुछ एक सलाहकार की तरह था, और इसी वजह से पार्क सुखा की अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हैंग सैन के ऑर्डर्स पर सख्त कंट्रोल रखा जाने लगा। हर बार जब भी वो कोई आदेश देता तो सिर्फ 5 से 7 लोग ही भेजे जाते। अगर उस दिन स्कूल में थोड़ी और फोर्स आ जाती तो ना सिर्फ गीनू बल्कि डू जिनफू को भी निपटाया जा सकता था। हैंगचा मिन ने अपने भाई की टोन की नकल करते हुए एक गुस्से वाला मैसेज भेजा, लेकिन जो रिप्लाई आया उससे साफ लग रहा था कि वो दोनों दोस्त हैं, ना कि कोई बॉस और सबॉर्डिनेट। हैंग चौवान को ठंडा पसीना छूट गया। उसे एहसास हुआ कि उससे एक बिल्कुल शुरुआती गलती हो गई। उसे चैट हिस्ट्री से ही पकड़ लेना चाहिए था कि बातचीत का लहजा बहुत कैजुअल है, जो साफ दिखाता है कि उनका रिश्ता बराबरी का है। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि मैं अभी झगड़ा ना करूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो वो मुझ पर शक कर सकता है और फिर मुझे उसकी बातों पर ही नाचना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि गुयांग सेकंड स्क्वाड का कैप्टन बिना शर्त लड़ाई का दीवाना था। मैं उसे डू जिनफू से निपटने के लिए भेज देता हूं। जहां तक स्कूल को मैनेज करने की बात है वो बाद में देखेंगे। लेकिन पार्क सुखा की दखलंदाजी ने हैंग चौवान के दांत काट दिए। तू मेरी शांति में खलल डालेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उसे ये नहीं पता था कि सामने वाले के मन में भी वैसा ही कुछ चल रहा था। कब से तू मेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा? ये बात पार्क सुखा को बहुत बुरी लगी। अगले कुछ दिनों में उसने बार बार ऑर्डर्स को काटना शुरू कर दिया। बॉस कुछ भी बोले, पार्क सुखा कोई ना कोई बहाना बना देता कि वो काम क्यों नहीं किया जा सकता। हैंग चौवान इस सब पर खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
आखिरकार वो होंग वुडी नहीं था कि जबरदस्ती से सबको अपने काबू में ले ले। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सामने वाला और ज्यादा हिम्मत करेगा और सोचेगा कि उसके फैसलों को काटने का कोई अंजाम नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार जब वो अपनी गन इस्तेमाल करेगा तो ये भी नहीं तय कर पाएगा कि गोलियां असली हैं या नकली। और ऐसी गन का क्या फायदा जो पूरी तरह कंट्रोल में ही ना हो। जब हैंग चौवान बाथरूम में सोच ही रहा था तो एक आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने झांक कर देखा, हॉलवे में भीड़ लगी थी। डू जिनफू ने अपने अंडरलाइन से धीरे से पूछा, सारे टीचर्स मीटिंग में है ना? कंफर्म होने के बाद उसने अपने पीछे खड़े ग्रुप को अंदर बुला लिया। ये सारे वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। ध्यान से देख लो, अगर फिर किसी ने मेरी बात को मजाक समझा तो अंजाम भी देख लेना। असल में बिग फिल अलायंस में शामिल होने के बाद हर दिन एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती थी, इसलिए फर्स्ट गैंग ने स्कूल के स्टूडेंट से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। लेकिन सच तो ये था कि ये सब बस बेशम फ्रीलोडर थे। लाइन के एंड में जब सॉन्ग मुक को देखा तो डब्ल्यू चौवान और चुप नहीं बैठ पाया। लगता है अब जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। उसी रात वो लेट तक जगकर फोन पर पार्क सुखा के बारे में इन्फॉर्मेशन खोजने लगा, लेकिन उसके फोन में सिर्फ बेसिक ऐप्स थे, माइनस कोई ढंग का सोशल मीडिया नहीं था। अब वो कैसे पार्क सुखा से सही तरीके से डू जिनफू की पिटाई करवा सकता था? तभी उसे एक फोटो मिली, माइनस, जिसमें ना सिर्फ पार्क सुखा था बल्कि एक लड़की भी थी, और वो लड़की ड्रैगन डे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थी। बाहर से तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे वो एच देश की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन माइनस एम्परर गैंग माइनस को कंट्रोल करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके सारे ऑर्डर्स पार्क सुखा ब्लॉक कर रहा था। इस वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स की हालत और भी बुरी होती जा रही थी। तो अब उसने ठान लिया था कि इस बार वो उसका हिसाब जरूर करेगा। हालांकि वो अपने भाई हैंग रूडी की तरह ताकत से सबको झुका नहीं सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उसे झूठ और गलतफहमियां फैलाने में जरूर यूज कर सकता था। योजना सीधी थी, डू जिनफू के दिमाग में गलतफहमी डालो, फिर पार्क सुखा की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके उसे उकसाओ। कुछ दिन पहले की बात थी, जब हैंग चौवान प्रोटेक्शन मनी दे रहा था, तभी उसने एक बातचीत से कुछ जरूरी बातें सुन ली। गीनू अभी भी बेहोश था और डू जिनफू पूरी तरह उबल रहा था। उसी वक्त उसे यह भी पता चला कि पार्क सुखा की कोई गर्लफ्रेंड भी है। बस फिर क्या था, माइनस हैंग चौवान ने एक झूठ गढ़ा और उसे पैसे ट्रांसफर के साथ डू जिनफू को भेज दिया। और हुआ भी वैसा ही, माइनस जैसे ही डू जिनफू को पता चला कि गुजू को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पार्क सुखा के साथ चीट कर रही थी, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने बंदों को भेजा, माइनस इनहान गर्ल्स स्कूल से उस लड़की को उठाकर लाओ। सिचुएशन ट्रैक करने के लिए डब्ल्यू चौवान ने अपने दोस्तों को डू जिनफू के पीछे लगा दिया। वे लोग एक जर्जर गोदाम तक पहुंचे जहां से खिड़की से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पार्क सुखा ने अकेले ही सारे अंडरलिंग्स को धूल चटा दी थी। वो बस डू जिनफू से पूछना चाहता था, माइनस तूने ऐसा बेहुदा काम किया ही क्यों? लेकिन डू जिनफू ने खेल बराबरी का नहीं खेला, सीधा उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया, साले तुझसे तो मैं बहुत पहले से चिढ़ा हुआ हूं, खासकर तेरी वो गंदी सी नजरें। डू जिनफू का गुस्सा अब काबू में नहीं था, माइनस वो लगातार हमले करने लगा और पल भर में अपर हैंड ले लिया। बाहर खड़े दोनों लड़के टेंशन में थे, कहीं पार्क सुखा हार न जाए। यहां तक कि हैंग चौवान भी सोचने लगा, माइनस अगर तुझे पता था कि तू डू जिनफू से नहीं जीत पाएगा तो अकेले क्यों आया? कम से कम बैकअप ले आता, क्या जरूरत थी इतनी ईगो दिखाने की? जब देखा कि सामने वाला पलट कर वार नहीं कर रहा तो डू जिनफू समझा कि शायद वो डर गया है। लेकिन तभी पार्क सुखा ने उसका एक हाथ पकड़ा और एकदम परफेक्ट शोल्डर थ्रो मार दिया। डू जिनफू धड़ाम से जमीन पर गिरा। फिर पार्क सुखा ने उसके चेहरे पर जोर से लात मारी, खून उड़ गया और उसका एक सामने का दांत टूट गया। अब पार्क सुखा का चेहरा पूरी तरह सीरियस था। मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा कौन सा घटिया काम किया है जिसकी वजह से तू मुझसे इतनी नफरत करता है। डू जिनफू ने अपनी नाक पकड़कर खुद को उठाया, फिर से हमला किया, बकवास भी करता रहा, लेकिन पार्क सुखा हर बार बच गया और उसे नीचे गिरा देता। अब तो लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। तभी डू जिनफू को किसी की कही बात याद आई, माइनस एम्परर गैंग अकेले तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्क सुखा ने उसके बाल पकड़कर सवाल पूछना चाहा, लेकिन देखा डू जिनफू तो पहले ही बेहोश हो चुका है। उसने हार मान ली और अपनी गर्लफ्रेंड की रस्सियां खोल दी। जैसे ही वो जाने वाले थे, सामने से दूसरी पार्टी की रीइंफोर्समेंट आ गई। बाहर से देख रहे हैंग चौवान ने अपने दोस्त से कहा, अब निकलते हैं क्योंकि अब सीन असली में मजेदार होने वाला है। असल में एम्परर गैंग की असली फोर्स भी आ चुकी थी और ये सब हैंग सैन की प्लानिंग का हिस्सा था, माइनस ड्रैगन डे को पूरी तरह टेक ओवर करने का। बिल्कुल सिंपल बहाना था, माइनस हमारे सेकंड इन कमांड को मारने की कोशिश हुई तो अब जवाब देंगे। और देखते ही देखते माइनस फर्स्ट गैंग का पूरा स्क्वाड साफ कर दिया गया। भाई, किसी की गर्लफ्रेंड को अगवा करना इतना नीच हरकत कौन करता है?
पार्क सुखा ने डू जिनफू की तरफ देखा और कहा, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी हो या नहीं, पर जो किया गया वो घिनौना था। अगर पहले ही सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऊपर से ये अलायंस वाले ड्रैगन डे के नाम पर हमें उकसा रहे हैं और हमारे लीडर को टारगेट कर रहे हैं। अगर हमने चुप्पी साध ली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। पार्क सुखा को अब मानना पड़ा, माइनस ये अब पर्सनल नहीं रहा, ये तो गैंग की इज्जत का मामला बन चुका था। तो अब से हम ड्रैगन डे स्कूल को उनके हाथ से छीन लेंगे। अगर किसी ने भी विरोध किया तो उसे अच्छे से समझा देंगे कि असली बॉस कौन है। और सिर्फ एक हफ्ते में ड्रैगन डे स्कूल पूरी तरह एम्परर गैंग के कंट्रोल में। एम्परर गैंग में पैसों की जिम्मेदारी स्कूल बाय स्कूल बेसिस पर नहीं थी, बल्कि हर एक मेंबर पर यह जिम्मेदारी खुद की होती थी। आखिरकार एम्परर गैंग कोई हाई स्कूल गैंग नहीं थी, बल्कि हैंग वुडी की जबरदस्त करिश्मा से बनी एक बाहरी ऑर्गेनाइजेशन थी। स्कूल में पैसे वसूलने से रोकने के लिए वांग चोवान ने एक स्पेशल रूल बनाया। ड्रैगन डे के फर्स्ट गैंग के मेंबर्स को आम स्टूडेंट से पैसे नहीं वसूलने दिए जाएंगे। कारण ये था कि उन्होंने एम्परर गैंग के एग्जीक्यूटिव्स को उकसाया था और ये उनकी सजा थी। होन चांगी के चिढ़े चेहरे को देखकर वांग चोवान मुस्कुराया, यहां तक कि उसका अच्छा दोस्त भी कह उठा, एम्परर गैंग की इज्जत सच में गजब है। इतनी बुरी तरह मारे गए होंगे कि पूरा जोश ठंडा हो गया इनका। लगता है एम्परर गैंग का टेकओवर इतना भी बुरा नहीं है। अब जब भी कोई डेलिंक्वेंट स्टूडेंट किसी से पैसे उधार मांगता, ड्रैगन डे का फर्स्ट गैंग तुरंत उस पर टूट पड़ता। साले, नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे नहीं पता एम्परर गैंग की नजर हर जगह है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो तू ही नहीं, हम भी फंसेंगे। क्वान डुआन गुस्से में चिल्लाया, फिर स्टूडेंट का कंधा पकड़कर बोला, माइनस चल, मैं तुझे स्कूल स्टोर से कुछ खरीद कर देता हूँ, बस छोड़ दे इसे, दया कर दे। पास में छुपा हुआ वांग चोवान ये सब देखकर मुस्कुरा पड़ा। क्वान डुआन इतना काम का निकलेगा ये सोचा नहीं था। अब स्कूल में कोई भी खुला झगड़ा नहीं हो सकता था। इससे फर्स्ट गैंग का कंट्रोल बाकी सभी डेलिंक्वेंट स्टूडेंट्स पर बन गया। अब मुझे बस स्कूल के अंदर माहौल बनाए रखना है। रही बात स्कूल के बाहर की, तो वहां ये लोग फिर से बदतमीजी करेंगे ही, लेकिन मैं कोई हीरो थोड़ी हूं। माइनस हर एक कमीने को इस दुनिया से मिटा नहीं सकता। मुझे अफसोस होता है, पर मेरी सीमा यहीं तक है। अगर मैं इससे ज्यादा कोशिश करूंगा तो पार्क सुखा को शक हो जाएगा, इसलिए अब मुझे उससे टकराव नहीं लेना चाहिए। पर एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, क्या ये सच है कि हैंग वुडी देश भर में घूमता रहा क्योंकि वो असंतुष्ट था? जैसे ही ये सोचते हुए वांग चोवान गहराई में जा रहा था, उसकी ड्रॉर में रखा फोन अचानक चमक उठा। रिंगटोन बजी और उसने उसे होश में ला दिया। टीचर भी रुक गए और बोले, माइनस किसका फोन बजा? वांग चोवान ने माना कि उसका था और माफी मांगी, लेकिन उसे हैरानी थी क्योंकि उसने फोन का साउंड और वाइब्रेशन दोनों बंद किया हुआ था। जब उसने देखा, कॉल माही नाम की किसी लड़की की थी जिसका नाम उसे बिल्कुल याद नहीं था। स्कूल के बाद एस जोंग उक ने हैंग चान को आर्केड चलने को कहा। माइनस सॉरी यार, आज कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। एस जोंग उक हक्का बक्का रह गया। हैंग चोवान आज इतना अलग क्यों बर्ताव कर रहा है? इधर वांग चोवान पार्क पहुंचा और बैठ गया जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। माही ने उसे 2 मैसेज भेजे थे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो ये कि हैंग वुडी जैसी शख्सियत की कोई गर्लफ्रेंड भी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की पास आई और बोली, माइनस क्या तुम वही हो जिसे वुडी के भाई ने भेजा है? हैंग चान जैसे ही माही को देखता है उसके गाल लाल हो जाते हैं। माइनस वो सोच नहीं सकता था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। क्या हैंग वुडी का असंतोष इस लड़की की वजह से था? और वो लड़की तो सच में उसके भाई को बहुत चाहती थी। शायद एम्परर गैंग के बाकी एग्जीक्यूटिव्स को भी माही के बारे में पता था। अगर वो मेरे भाई का पीछा करती रही तो मेरी जान पर भी बन सकती है। तो हैंग चान ने फैसला लिया, माइनस ब्रेकअप कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। लेकिन माही बोली, मुझे पहले से पता है हैंग वुडी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वांग चोवान के हाथ से जो पकड़ा था वो छूट गया। वो घबराकर पीछे हटा। तुम क्या बोल रही हो? माही धीरे से मुस्कुराई, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम सोच में पड़ गए हो। तो सुनो, तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा है। हैंग चोवान हैरान, तुम जैसी लड़की उसे कैसे मार सकती हो? माही ने फिर भी कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भाई को खत्म किया। अब तो हैंग चोवान सोच में पड़ गया। माइनस उसे कैसे पता कि मैं वुडी का भाई हूं? क्या ये सच है? पर मेरा भाई तो ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था। लेकिन माही ने कहा, जिस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हारे भाई को मारा उसका बेटा भी एक जमाने में एम्परर गैंग का मेंबर था, पर एक झगड़े में उसके सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। उसका बाप डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड करना चाहता था। मैंने उसे रोका और बताया कि तुम्हारा भाई कब और कहाँ मिलेगा। मकसद था उसे बस एक बार सामने लाना, पर उस ड्राइवर ने पूरी नफरत हैंग वुडी पर निकाल दी। उसे लगा उसका बेटा इसी की वजह से मरा, तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली उसे खत्म करने का आइडिया मेरा ही था। अब जाकर हैंग चोवान को यकीन हुआ। पर जिस दिन मेरे भाई की मौत हुई, मैंने जीवाई जांग को कहीं भागते हुए देखा। वो कह रहा था बॉस ने सबको जाटेन ब्रिज पर इकट्ठा होने को कहा। शुरू में तो मैं डर गया, माइनस
क्या भूत आ गया? जब तक मैंने अच्छे से डीएचसी पुलिस स्टेशन नहीं चेक किया तब तक मुझे पता नहीं चला कि वो आदमी का भाई था जिसने सामान ले लिया था। ये सुनकर हैंग चामिन का दिमाग ही घूम गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अगर वो पुलिस को रिपोर्ट कर देता तो उसके भाई की मौत की खबर सबको मिल जाती। वो लड़की इतनी घमंडी इसलिए थी क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता था। तो हैंग चौवान ने सीधा पूछा, तुम चाहती क्या हो? आखिर अगर तुम मुझे होंग व्यू डी का नाटक करने के लिए सजा देना चाहती तो तुम ऐसे मिलती नहीं। अगर ये है, उसने कहा, तो मैं बिल्कुल सीधा कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बॉस का नाटक जारी रखो, एम्परर गैंग को संभालो और बिग फिल अलायंस को खत्म कर दो। चौवान तो ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? शुरू में तो मैं बस अपना स्कूल सही से चलाना चाहता था, लेकिन माही ने हैंग चौवान पर पूरा दबाव डाला। ये सब तुमने ही प्लान किया था ना कि पार्क सुखा ड्रैगन डे पर अटैक करे? हैंग चौवान को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। तब माही ने आगे कहा, ड्रैगन डे के मूवमेंट्स पे नजर रखना, क्योंकि जो भी हो वो कंजर्वेटिव पार्क सुका को एक्शन लेने पर मजबूर करना। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसे काम लिया, लेकिन उसने आगे बढ़कर कहा, अगर कोई आम इंसान होता तो वो बस हैंग व्यू का इंपर्सनेशन करके बोलते, मेरे भाई को प्रोटेक्ट करो, बस अपने आप को बचाने की कोशिश करते। ज्यादा लोग तो इतना भी नहीं करते, लेकिन तुमने बॉस की पावर का यूज करके बुरे लोगों को सजा दी। जब बात स्कम को एलिमिनेट करने की हो, तुम सबसे ज्यादा सीरियस हो और क्विक विटेड भी हो। आखिरकार तुम ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी स्कूल में सेलेक्ट हो गए थे। तब ये पता चला कि ड्रैगन डे में जो थग से भरा हुआ था, वंग चान ही एकमात्र बंदा था जो सच में पढ़ाई कर रहा था। पर जब उसने उन लोगों को जवाब दिया जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वो बुलिंग का टारगेट बन गया। टेक्नोलॉजी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के एक दिन पहले उन्हीं लोगों ने उसे वेयरहाउस में बंद कर दिया, जिसकी वजह से होंग चाउमन एग्जाम मिस कर गई। उसके बाद उसने पूरा पढ़ाई छोड़ दिया और सीधा चला आया ड्रैगन डे। सही बोल रहा हूं ना? माहिल ने पूछा, तुझे पता है तेरा भाई उस टाइम क्या कर रहा था जब तेरी लाइफ अंधेरे में जा रही थी? वो अलायंस के मेंबर से डील कर रहा था। मेरा खुद का भाई उस टाइम ई के अलायंस मेंबर था, लेकिन जब उसने हैंग व्यू डी से एक पंच खाया तो सीधा सब्जी बन गया। आज तक होश में नहीं आया। और उस बंदे का ईक लॉयल साथी तो उसके जगह जेल जाने को रेडी था। कितना रिडिकुलस है ये। असल में वो हैंग व्यू डी से बदला लेने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन सवाल ये है उसे अलायंस से ही क्यों इतनी नफरत थी? मैं तो बहुत टाइम से अलायंस और एम्परर गैंग दोनों से ही टीएचक्यू गया हूँ। स्टार्टिंग में मेरा प्लान बस इतना था कि हैंग डब्ल्यू डी से बदला लूं। अब मेरी एम्बिशंस और भी बड़ी हो गई हैं। तू मेरी हेल्प कर इस गांडी बैटलफील्ड को पूरी तरह से खत्म करने में। ये बोलते ही वो जोर से पागलों जैसी हंसी में फूट पड़ी। ऑफ कोर्स तू मना भी कर सकता है, पर रेडी रहे, मैं पूरी सच्चाई बाहर ले आऊंगी और फिर तेरा गेम ओवर हो जाएगा। अगर मरना नहीं चाहता तो तुझे किंग बनना ही पड़ेगा। हैंग चौवान ये सुन के इतना डर गया कि उसके टांगों में जान ही नहीं रही और वो सीधा जमीन पे बैठ गया। मैं तो बस चाहता था स्कूल में शांति वापस लाने के लिए मैं इतना सब कुछ करने लग गया, पर ये सब मैस में फंस कैसे गया मैं? क्या मैं ज्यादा लालची हो गया था? पर जो सिचुएशन थी उसमें वांग चौवान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसे उसकी डिमांड्स माननी ही पड़ी। तभी मही फिर से मुस्कुरा दी, दैट्स राइट गुड बॉय। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी उससे ये कंफर्म करना था कि वांग चौवान उसकी सपोर्ट के लायक भी है या नहीं। महिल बोली, जब तक तू मेरा टेस्ट पास नहीं करता मैं तुझे कुछ भी ग्रांट नहीं कर सकती, पर अगर पास कर गया तो जो मांगेगा मिल जाएगा। अगला ही सेकंड माही का एक्सप्रेशन टोटली बदल गया। तू तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डेंजरस निकला और भी ज्यादा मलिशियस। हैंग चौवान घबराया और टॉपिक बदलने की कोशिश की। चलो जल्दी बता दो, टेस्ट का कंटेंट क्या है? महिल ने सीरियस टोन में बोला। एम्परर गैंग के अपीयर होने के बाद उनका इन्फ्लुएंस तेजी से फैलने लगा, पर अलायंस की इंटरफेरेंस की वजह से उनका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गया और फिर बना आज का 3 ग्रुप वाला स्टैंड ऑफ। एक ग्रुप है जो अलायंस का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसने अपनी एक स्ट्रांग जगह बना ली है। वो है चिंगबी हाई स्कूल, जो डे डिस्ट्रिक्ट में है। ये सुनकर वांग चौलन काफी शॉक रह गया। बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, फिर भी बैकिंग ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक स्ट्रांग जगह बना ली, जबकि ड्रैगन डे हाई को एम्परर गैंग ने एक ही पल में गिरा दिया था। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ जीन जियन की वजह से, जो चिंगी माउंटेन का प्राइड के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से चिंगबी स्कूल अभी तक अनडिफीटेड खड़ा है। और तेरा टेस्ट वो ये है, एम्परर गैंग का यूज करके चिंगबी को गिरा देना। इसी बीच वू यू जेड को भी एम्परर गैंग के ड्रैगन डे टेकओवर की खबर मिल गई और वो गुस्से से कांप उठा। ये मानने को रेडी ही नहीं हूं कि मैंने उसे हेल्प किया सिर्फ पस्त रिलेशनशिप के नाम पे, और वो जाके एम्परर गैंग के एक एग्जीक्यूटिव की गर्लफ्रेंड के चक्कर में पीट गया। पर ये तो सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम तो ये है, एम्परर गैंग धीरे धीरे अलायंस की ताकत को खा रहा है और जिनफ्यू को अलायंस में लाने वाला मैं था। मतलब जो हार अलायंस को मिली उसके पीछे सीधा मेरा हाथ है। शायद मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सोच सोचकर वू यू जेड का गुस्सा और बाहर निकल गया। हॉलवे में जो मिला उसे पीट डाला, फिर खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और सोचा कुछ तो करना पड़ेगा न्यूज यूएस आदमी तक पहुंचने से पहले। लेकिन उसी वक्त गई एक स्ट्रैटेजिस्ट की कॉल। वू यू जेड एकदम से जम गया।
क्योंकि उसने जो डर रखा था वो इतना जल्दी सामने आ जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। एक रीजन सामने आया जिसने एम्परर गैंग को मजबूर किया कि वो ड्रैगन डे पे अटैक कर। WUNZ का मानना था कि ये सब अस्पगल डी जिनफ्यू की वजह से हुआ, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट को कुछ और ही लगा। उसने वो UNZ को बोला, तू प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर, एम्परर गैंग ने असली में अटैक क्यों किया। रही बात चेयरमैन की, तो उसके सामने तेरे लिए मैं एक अच्छा वर्ड डाल दूंगा। उड़ रहा एक यंग लड़का जो अपने मर चुक भाई का फोन उस कर रहा था, उसने खुद को एच कंट्री के गैंगस्टर एम्पायर के तौर पे प्रेजेंट किया, पर उसकी फेक आइडेंटिटी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, एक्सपोज हो गया। उसने अपने भाई के पुराने सबॉर्डिनेट्स से जान बख्शने की भीख मांगी, पर दोनों कैप्टन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने सोचा कि बस अब तो भाई से हेल में मिलने वाला हूं, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। डर से कांप रहा था अभी भी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने उसको धमकाया था, अगर तू शिंगी को नहीं गिराता तो मेन सबको बता दूंगी कि होंगचा मिन बॉस का नकली रूप बना रहा था। तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था, उससे खुद ही एनिमी का हाल स्काउट करने निकलना पड़ा। आखिर ये एरिया था जीन जन का चिंगी माउंटेन का प्राइड, चिंगी माउंटेन जिसको होंग वुई तक इजिली कॉन्कर नहीं कर पाया, इसलिए हैंग चौवन को एक और एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ा। पर अनएक्सपेक्टेड ही हो गया जब वो थोड़े ही स्टेप्स चला था कि लोकल स्टूडेंट्स ने उसको रोक लिया। जबरदस्ती उसको एक सेक्लूडेड कोने में ले गए इंटेरोगेशन के लिए। तुझे स्पाई बना के किसने भेजा, अलायंस ने या एम्परर गैंग ने? उसका होंग सैलिन स्कूल का यूनिफॉर्म देख के उन्हें समझ ए गया कि ये बंदा चिंगी हाई का स्टूडेंट तो है नहीं। जो हलचल हुई उसने और स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा, और तब एंट्री हुई जीन जियन की। उसने आंखों को नैरो करते हुए बोला, ये बंदा शायद अलायंस का स्पाई हो सकता है। हंग चॉलवेन के तो सीधा पसीने छूट गए, एकदम प्रेशर फील हुआ उस मोमेंट पे। बाकी स्टूडेंट्स तो रेडी हो गए, दिए इसको आधा मार के वापस भेजते हैं, लेकिन जीन जियन ने बोला, इतना जरूरी नहीं है, एक पंच ही काफी होगा। फिर उसने पंचिंग स्टैंस लिया और बोला, नेक्स्ट लाइफ में चिंगी के अराउंड घूमने की गलती मत करना, याद रहे। तभी वांग चौवान जल्दी से बोला, एम्परर गैंग के मेंबर्स ने ही इन्फिल्ट्रेट किया है। ये सुनते ही जीन जियन एकदम फ्रीज हो गया। US पाल वांग चौवान ने चैन की सांस ली। अगर वो पंच पड़ जाता तो शायद बचता ही नहीं, लेकिन उसके दो सबॉर्डिनेट्स अभी भी शक में थे। उनको लगा ये बंदा बस बकवास कर रहा है। जीन जियन ने हैंग चौवान से सीधा सवाल किया, अभी जो बोला उसका मतलब क्या है? हैंग चौवान ने जवाब दिया, एम्परर गैंग ने अब पूरा ध्यान चिंगी पे लगा दिया है। इंटरनल इन्फो कलेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ एक स्पाई भेजा है। अगर यकीन नहीं है तो 3rd फ्लोर के बाथरूम में चेक कर लो, वही छुपा होगा। जीन जियन ने वार्निंग दी, अगर तू झूठ बोल रहा है तो यह सिर्फ पंच पे खत्म नहीं होगा। जैसा हैंग चौवान ने बोला था वैसे ही 3rd फ्लोर के बाथरूम से एक अनफेमिलियर फेस पकड़ा गया। जीन जियन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर हैंग चौवान की तरफ मुड़ा और पूछा, तू है कौन एग्जैक्टली? हैंग चॉलमैन ने डिसाइड किया कि आधा सच बता देना चाहिए। उसने बोला कि वो एम्परर गैंग की मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ जानता है और वो हेल्प करना चाहता है। और फिर पता चला कि फ्लैट वांग चौवन ने एक लो रैंक एम्परर गैंग मेंबर को मैसेज भेजा था। उससे बोला कि चुपके से 3rd फ्लोर के बाथरूम में घुस जा और इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर। यूस बेचारे को तो शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि उस सिर्फ एक मोहरे की तरह उस किया जा रहा है। जब उसके कपड़े उतार दिए गए तो प्लान था उसको कहीं क्वाइटली डिस्पोज करने का, और इसी बहाने हैंग चौवान आराम से चिंगी से बाहर निकल सकता था। कभी नहीं सोचा था कि वो उल्लू जैसा दिखने वाला लड़का इतना स्मार्ट निकलेगा। मुझे उसको पहले ही मार के ये सीक्रेट निकल लेना चाहिए था, एक स्टूडेंट बोला। छोड़, एटलीस्ट कुछ मदद तो मिली, दूसरे ने कहा। जियन ब्रो, तू सीरियसली US बच्चे को एक्सेप्ट करने का सोच रहा है क्या? वो काफी सस्पिशियस लगता है। उसका यूनिफॉर्म क्लियरली दिखा रहा है कि वो ड्रैगन डे हाई का स्टूडेंट है, तो उसका एम्परर गैंग से दुश्मनी होना ऑब्वियस है। उसका स्कूल तो एम्परर गैंग ने हाई निगल लिया था, और एम्परर गैंग जो कर रहा है वो फ्यूचर अटैक की तैयारी लगती है। जीन जियन ने कामली बोला, जब तक मेन यहां होन, मैं चिंगी को दोबारा केओस में गिरने नहीं दूंगा। और US लड़के के पास जो भी ट्रिक्स हो देखते हैं वक्त पे सामने ए ही जाएंगी। जब तक ये क्राइसिस खत्म नहीं हो जाता तब तक सब कुछ रिस्की है। ये था उनका मूड। हैंग चान जब वापस लौटा तो उसने तुरंत अपना प्रोग्रेस माही को रिपोर्ट किया, पर तारीफ के बजाय माही ने उससे सीधा दबाव डाल दिया, जल्दी एक्शन ले, अगर अलायंस ने चिंगी पे पहले कब्जा कर लिया तो अंजाम तुझे पता ही है। हैंग चान एकदम बेबस फील कर रहा था, क्या करें, अपनी कमजोरी इस चुड़ैल के हाथ में दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अलायंस ने भी अपना मूव चल दिया। 10th स्क्वाड का कैप्टन जेन ताई जोंग को भेज दिया गया। उसके फर्स्ट डे पे हाई उसने सीधा पॉइंट उठा दिया, चिंगी के लोग फाइटिंग में स्ट्रांग हैं पर चुपचाप बैठ हुए हैं, तुझे ये थोड़ा ऑड नहीं लगता? ये सुन के पढ़ा सोचे में पड़ गया, पर कुछ समझ नहीं आया तो उसने क्वेश्चन वापस थ्रो कर दिया। जांग ताई जोंग हंसते हुए बोला, तू खुद सोच, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं। अपने भाई के लिए परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के चक्कर में ये बंदा एक फुल स्कमबैग बन गया था।
सिर्फ लोकल ठग्स को पीटा नहीं बल्कि अन सबको एकजुट भी कर दिया। चिंगी हाई स्कूल के बदमाश लड़कों पर उसका अच्छा खासा असर था, लेकिन उसके कामों से कई लोग नाराज भी थे क्योंकि वो कभी भी अपनी ताकत को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता था। उसे तो बस अपने भाई की ही फिक्र थी। ये सारी बातें हैंग चौहान ने सुन ली, जो बस दरवाजे तक ही पहुंचा था। फिर वो सीधा चिंगी मिडिल स्कूल गया और वहां के स्टूडेंट से पूछकर उसने जीन जान के छोटे भाई जीन ता को ढूंढ निकाला। जीन ता को लगा कि हैंग चौहान उसके भाई का कोई आदमी है, तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे कैफेटेरिया तक चला गया। उसे पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी लंच होने वाला है, क्योंकि हैंग चौहान पहले ही एम्परर गैंग को चुपचाप एक मैसेज भेज चुका था। आधे घंटे में डे डिस्ट्रिक्ट में जीन ता पर हमला होना था। अब बस उसे कोई बहाना चाहिए था जिससे वो उसे वहां ले जा सके। लेकिन होंग चान खुद को रोक नहीं पाया और उसे एक वार्निंग दे दी, लोगों पर इतना जल्दी भरोसा मत किया कर। जीन ता थोड़ा हैरान हो गया, सोचने लगा अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है। हैंग चौहान बोला, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तू बिना किसी सोच विचार के मेरे पीछे चल पड़ा। सोच, अगर मैं तेरे भाई का दुश्मन होता तो? जीन ता बोला, तू मेरे भाई की ताकत जानता है, अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ भी गया तो मेरा भाई मुझे बचा लेगा। हैंग चान बोला, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां बहुत सारे दुश्मनों की बात पर जीन ता बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भाई के पास भी अपने आदमी हैं। बात करते करते ये दोनों उस टॉपिक पर बहस करने लगे। पर चाहे जो भी हो, जीन ता को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि उसका भाई उसे बचाने जरूर आएगा। आखिरकार उसके भाई ने उसके पापा की मौत पर कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरी हिफाजत करूंगा। और उसका भाई अपने वादे पर खरा भी उतरा था। एक बार जब जीन ता को उसके क्लासमेट्स ने परेशान किया था, तो जैसे ही उसके भाई को पता चला, वो सीधा वहां पहुंचा और उन सब गुंडों को मार मार कर ठीक कर दिया, फिर ही रुका। इस पल को सुनते हुए हैंग चौहान कुछ देर के लिए सन्न रह गया। उसे अपना वो लम्हा याद आ गया जब उसने अपने भाई से मदद मांगी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे अचानक इस लड़के से जलन सी महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और जीन ता को लेकर उस जगह जाने लगा जहां एम्परर गैंग का एम्बुश प्लान था। आखिरकार उसकी जिंदगी उस चुड़ैल के हाथों में थी। अगर वो चिंगी को नहीं गिराएगा तो शायद मरने वाला वो खुद ही होगा। मौत के सामने कोई भी निस्वार्थ नहीं रहता। जब वो जीन ता को उस तय की हुई जगह लेकर पहुंचा तो हैंग चौहान ने कोई बहाना बनाया वहां से निकलने के लिए। लेकिन उसी वक्त जीन ता ने पिछला सवाल फिर से जवाब दिया, मैंने तुझ पर बिना सोचे भरोसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है तू एक अच्छा इंसान है। फिर उसने हैंग चामिन को झुककर शुक्रिया भी कहा। अपने भाई के निष्कलंक और चमकते हुए स्वभाव को बचाने के लिए, ना कि पूरी तरह से भाई भाई के रिश्ते को नष्ट करने के लिए, मैं अपनी जान गंवाना पसंद करूंगा। इस बीच जीन जियान अभी भी जिम में वर्कआउट कर रहा था, लेकिन तभी एक सबॉर्डिनेट घबराए हुए अंदर आया और बोला, जांग ता जोंग चिंगी मिडिल स्कूल आ चुका है। जीन जियान का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने जैकेट ठीक से पहना भी नहीं और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वो फिर भी एक कदम देर हो गया। होंग चाओमन एक आदमी के किक से उड़कर गिरा और जीन ता योंग के पीछे एक गैंग के गुंडे खड़े थे। जैसा कि उम्मीद थी, जांग ता जोंग ने आसानी से जीन ता योंग को पकड़ लिया और अपने फोन से जीन जियान को एक मैसेज भेजा, अगर अपने भाई को बचाना है तो अकेले ही आओ, मैप पर दिए गए लोकेशन पर। जीन ता योंग को एक कमरे में बंद कर दिया गया था जहां कुछ और लोग भी बंद थे। फिर भी वो चुप नहीं बैठा, वो वही पुरानी बातें करने लगा, लेकिन जांग ता जोंग ने सीधे उसके मुंह पर किक मार दी। फिर उसने उसका बाल पकड़ा और बोला, अब तेरा भाई भी तुझे नहीं बचा सकता। हमारे पास पूरी स्ट्राइक टीम है, यहां तक कि कोई फाइटिंग किंग भी इन 50 लोगों से नहीं जीत सकता, और तुम हमारे हाथ में हो। जब जीन जियान आएगा तो उसे लेटकर हमारी धुलाई सहनी पड़ेगी। पास में खड़ा एक सबॉर्डिनेट ने पूछा, बाकी के साथ क्या करना चाहिए? जांग ता जोंग ने कहा, कहीं ऐसा न हो, इसलिए इसको बंद ही रखो जब तक लड़ाई खत्म न हो जाए। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से चले गए, होंग चौहान ने अपनी बाधाओं को तोड़ दिया उसके पीछे लगे नाखून की मदद से, और वो जीन ता योंग के पास पहुंचा ताकि उसके चेहरे की पट्टी निकाल सके। लेकिन उसने देखा कि वो तो पहले ही रोने लग गया था, फूल फूल कर बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगा। ये देखकर होंग चौहान ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक। दरवाजे के पास जाकर ध्यान से बाहर देखा तो पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था। उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। खुद की किस्मत पर शुक्रिया अदा करते हुए, अगर मैं 2 फोन न रखता तो आज तो हम सच में फंस जाते, होंग चाओमन ने सोचा। अब मुझे बस एम्पेयर गैंग को कॉल करना है, जीन ता योंग को पकड़ने का बहाना बनाकर, और फिर ये सारा बवाल मच जाएगा। तब मैं जीन ता योंग के साथ बाहर निकल सकता हूँ। वैसे भी 2 भाइयों का अलग अलग रिएक्शन, जो गैंगस्टर थे। एक ने अपने भाई को बेकार कहकर धमकाया, अगर तू कहेगा तू मेरा भाई है तो तुझे खुद खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरा भाई अपने भाई को बचाने के लिए स्कूल छोड़ने तक को तैयार था, और उसने जितनी मर्जी मार खाई पर भाई को कुछ नहीं होने दिया। जब जीन जियान को पकड़ लिया गया था, उसे मारने के बावजूद भी वो पलटकर नहीं लड़ा, फिर भी भाई की सलामती की चिंता करता रहा। ये देखकर दूसरे लोग और भी गुस्से में आ गए और जीन जियान को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जीन जियान उठ खड़ा हुआ और सामने आकर चेतावनी दी,
अगर तुमने एक भी बाल भी उसके सिर से उखाड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी ये दहाड़ सुनकर वो आदमी पसीने में भीग गया। गुस्से को संभालने के लिए उसने सारे लोगों को एक साथ हमला करने का आदेश दे दिया, लेकिन जीन जियान ने फिर भी पलटकर कोई हमला नहीं किया। इस बीच होंग चाओमन ने एक ऐसी सिचुएशन निकाली जहां दोनों का फायदा हो सकता था। बस एम्परर गैंग को यहां बुलाओ, जीन ता योंग को पकड़ने का बहाना बनाओ और इस मचाए गए बवाल में मैं दोनों भाइयों के रिश्ते को बचाते हुए शिंगी को भी हरा सकता हूं, होंग चाओमन ने सोचा। तभी अचानक कुछ देर बाद एक आदमी गैंग के बीच से निकलते हुए कंटेनर में घुसा। उसने देखा और पूछा, कौन सा बच्चा है जीन ता योंग? लेकिन दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी एक शॉर्ट हेयर वाला आदमी गुस्से में दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो शॉर्ट हेयर वाला आदमी 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। जीन जियान ने एक ही पंच में उसे गिरा दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर जेन तांग का नाम लिखा था। जैसे ही वो गन तांग को पकड़ने वाला था, किसी ने अचानक से पीछे से उस पर हमला किया। वो गिरा नहीं, बल्कि फिर से खड़ा हो गया। होंग चाओमन डर से कांपते हुए फिर भी उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा। जीन तांग तुरंत दौड़ पड़ा। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होंग चाओमन ने उसे मौका देकर उस पर लांच मारा। उसने अपने हाथ में पकड़ी स्टील रॉड से उस आदमी की गर्दन को दबाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर नहीं चला और वो आदमी उसे अपनी पीठ से फेंककर उड़ा दिया। तभी जीन तांग बाहर भाग चुका था, लेकिन अब होंग चाओमन को मुसीबत हो सकती थी। इस बीच जीन तांग दौड़े जा रहा था। कितनी भी थकावट हो, उसने एक पल के लिए भी नहीं रोका, क्योंकि होंग चाओमन ने उसे समझाया था, तेरा भाई चाहे कितना भी ताकतवर हो, तेरी सलामती के लिए वो कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। जब तक तू बाहर न निकल जाए, उसे ये बता देना कि तू सुरक्षित है। हालांकि उसके पास दूसरा फोन था, लेकिन कुछ वजहों से वो उसे कॉल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उससे कहा था कि उसे मिया बिल्डिंग के पास खाली जगह तक भागना है। इस बीच बिग फिल अलायंस ने जीन जियान को एक डील का ऑफर दिया। उन्हें अपने भाई की सुरक्षा के बदले एक पैर का सौदा करना था। फिर उसने एक हथौड़ा निकालते हुए कहा, यह एक फेयर डील है। लेकिन सभी को चौंकाते हुए जीन जियान बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे पहले मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि तोंग सुरक्षित है। उसने एक सबॉर्डिनेट को फोन करने का आदेश दिया ताकि उन्हें यह पता चले, लेकिन किसी वजह से दूसरी तरफ से फोन का जवाब नहीं आया। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा, भैया मैं ठीक हूं। जीन तांग ने खाली जगह की ओर इशारा करते हुए अपनी सलामती की खबर दी। जीन जियान तुरंत 2 सबॉर्डिनेट्स को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन अचानक जीन जियान ने दौड़कर उन दोनों को पकड़ लिया और फिर से जमीन पर पटककर बेहोश कर दिया। फिर जीन जियान खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पूरी की पूरी कातिलाना नफरत थी। पी डोंग। उसे इस हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने इंस्टिंक्टिवली कहा, अब हम फंस गए हैं। दूसरी तरफ होंग चाओमन ने पहले कभी एम्पेरर गैंग की असली ताकत नहीं देखी थी। वो बस उन्हें फोन के जरिए नियंत्रित करता था, लेकिन अब उसे उनकी असली ताकत का एहसास हो चुका था। एक ही सबॉर्डिनेट को आसानी से हराकर वो आदमी सोचने लगा कि उसका भाई हमेशा इन जानवरों से ऊपर था। उसने कहा, अगर मुझे जीन तांग का पीछा न करना पड़ता तो आज तुम मर चुके होते। होंग चाओमन उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसा कि जंग ता जोंग ने पहले कहा था, उनमें से कुछ ही लोग जीन जियान के पास गए थे। अगर बाकी लोग ये पता कर लें कि जीन तांग गायब है, तो उनके सारे बल जीन जियान की तरफ एकजुट हो सकते हैं। इसलिए उसने चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम भाग रहे हो? ये सुनकर वो आदमी रुक गया। उसने फिर से होंग चाओमन से पूछा, क्या कहा तुमने? होंग चाओमन ने फिर से वही कहा, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोला, अगर तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम सफल हो गए हो। फिर उसने होंग चाओमन की ओर दौड़ लगाई। होंग चाओमन ने उसे चकमा देकर बचने की कोशिश की और जमीन पर पड़े हथियार को उठाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने देखा और उसे होंग चाओमन की पीठ पर एक जोरदार किक मारी। होंग चाओमन उड़ते हुए गिर पड़ा। वो आदमी बोला, तुम छोटे से बच्चे मुझसे हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि असली मर्द की लड़ाई मसल से होती है? मैं तुम्हें लोहे से भी ज्यादा कठोर मुट्ठियां दिखाऊंगा। बस एक राउंड में होंग चाओमन पूरी तरह से पीट डाला गया। उसका चेहरा और शरीर काले और नीले हो गए। वो आदमी फिर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे नौसिखिया के पास इतनी हिम्मत कहां से आई। मैंने सोचा था कि तुम में कुछ काबिलियत होगी, लेकिन तुम तो सच में बेहद कमजोर निकले। होंग चाओमन फिर भी संघर्ष करता हुआ खड़ा हुआ। वो आदमी के शब्दों ने उसे अपने भाई की याद दिला दी। होंग चाओमन फिर से उस आदमी की ओर दौड़ा। उसने अपनी सारी ताकत से उसे पीछे रखे हुए नाखून में धकेल दिया। जैसे ही उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पीठ में नाखून घुस गए हैं, वो गुस्से में आकर होंग चाओमन का पीछा करने दौड़ा। उसने नहीं जाना कि वो होंग चाओमन के जाल में फंस चुका था। पहले जब होंग चाओमन को किक मारी गई थी और वो शेल्फ पर गिरा था, वो हिल नहीं पाया। इसका मतलब था कि वो शेल्फ कुछ ज्यादा भारी था। तभी होंग चाओमन ने उस शेल्फ के नीचे स्टील रॉड को घुसा दिया था, ताकि जब वो गिरता तो शेल्फ को आसानी से हटा सके। अब होंग चाओमन उस भारी शेल्फ को आसानी से उलट सकता था। जैसा कि उसने सोचा था, शेल्फ को ढककर उसे बाहर खींच लिया। अचानक ढेर सारे सामान उस आदमी पर गिर पड़े।
वो आदमी शेल्फ को घूरते हुए हक्का बक्का रह गया और अगली ही सेकंड में वो भारी शेल्फ उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो पूरी तरह से अपनी ताकत खो बैठा। होंग चाओमन ने राहत की सांस ली और उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या यार, मसल्स का सिर फोड़ दिया? कुछ भी है क्या लोहे से ज्यादा कठोर? अब बारी थी चिंगी को फिर से हथियाने की। इस बीच एक अनजान शख्स अचानक युद्धभूमि पर आया। वो था गुआंग, जो एम्पायर गैंग का दूसरा स्क्वाड कैप्टन था। वो मुस्कुराते हुए जीन जियान से बोला, क्या कर रहे हो? यहाँ एक अफवाह है कि इस ताकत आधारित स्कूल में कभी भी ब्लैक जैकेट पहनने वाले लोगों को मत तंग करना, क्योंकि वो सबसे खतरनाक एम्पायर गैंग से होते हैं। ये आदमी था गुआंग, एम्पायर गैंग का दूसरा स्क्वाड कैप्टन। पोंग थोड़ा चौंका और समझ नहीं पाया कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन गुआंग ने जीन जियान के लिए अपनी चिंता दिखाते हुए बताया। उसका ये व्यवहार दूसरे लोगों को चौकस कर देता है। गुआंग ने जल्दी से सफाई दी कि वो जीन जियान को सीख देने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे कुछ सलाह देने आया है। लेकिन जीन जियान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अगर तुम मुझे एम्पायर गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब संकट खत्म हो चुका है। इसके बाद एक चिंगी की टीम वहां आई और जीन जियान ने कहा, तो अब जाओ, मुझे उस आदमी के खिलाफ नहीं जाना है जो लड़ने के लिए नहीं आया था। गुआंग सिर्फ मुस्कुराया और बोला, तुम पछताओगे। फिर वो मुड़कर चला गया। इस बीच पोंग ने पलटकर भागने का फैसला किया और कोई लड़ाई करने का इरादा नहीं दिखाया। उसके साथी इकट्ठा हो गए और जीन जियान से पूछा कि वो कैसा था। एक सहायक ने पूछा, क्या हमें दुश्मन को पकड़कर मार डालना चाहिए? जीन जियान ने जवाब दिया, उस बर्बाद आदमी को छोड़ दो, उसने अपनी सीख ले ली है। उसकी इतनी कमजोरियों के साथ वो शिंग को गिरा नहीं सकता। जैसे ही दो सहायक जीन जियान की मदद करने के लिए आए, एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक सहायक ने पीछे से उसे हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन उसका साया पहले ही उसे धोखा दे चुका था। अगले सेकंड में जीन जियान ने बैक किक लगाकर उस सहायक को उड़ा दिया। फिर जीन जियान ने सबसे पूछा, ये क्या मतलब है? तभी एक आवाज आई, क्या पूछ रहे हो? ये तो धोखा है बिल्कुल। और फिर जंग ताजोंग को देखा गया। जीन तांग को चिंगी के लोगों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अचानक उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने बिग फिल अलायंस से जुड़ने का फैसला किया था। जीन जियान को यह जानकर हैरानी हुई कि जब उन्होंने ये सोचा था कि लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सच था। उन्होंने पूछा, तुम लोग ये कब से करने लगे? उनका जवाब था, जब हमें समझ में आया कि तुम सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हो। हम कोई बब, हम भी चाहते हैं कि अपना नाम बनाएं, बिग फिल्म में शामिल होकर थोड़ा रंगीन जीवन जिएं। इन शब्दों ने जीन जियान को गहरी सोच में डाल दिया। उसने हमेशा सोचा था कि वो तोंग के वातावरण को हिंसा से बचाएगा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो इस ट्रेंड को रोक नहीं सका। ये वही नतीजा था जो जांग ताजोंग ने पहले से ही तय किया था, चिंगी को बिग फिल अलायंस में शामिल करने का। उसने जीन और उसकी टीम को नकारात्मक प्रचार बनाने के लिए उकसाया, लेकिन इस योजना में थोड़ी अनपेक्षित स्थिति पैदा हो गई। कंटेनर की स्थिति वो था जिसे जांग ताजोंग ने नहीं सोचा था। उसे नहीं पता था कि स्ट्राइक टीम को ऐसा अच्छा काम सौंपा जाएगा। इसके अलावा उसने जानबूझकर उस बेकार आदमी को बंदी बना लिया, जिससे होंग चाओमन को मौका मिल गया। यहां तक कि जांग ताजोंग के इंटेलिजेंस ने स्ट्राइक टीम को फेल होने से बचाया और स्थिति पलटने में मदद की। ये उसकी रणनीति थी। चिंगी अभी भी एम्पायर गैंग के खिलाफ मुख्य स्थिति में था। अगर जांग ताजोंग इसे खुद से नष्ट कर देता तो उसे रणनीतिकार का दर्जा मिल जाता। जांग ताजोंग ने जीन जियान से कहा, अब देखो, तुम्हारा घमंडी भाई अपनी ही टीम से पिटने वाला है। लेकिन जीन जियान अब और तोड़ने नहीं जा रहा था। उसका घायल शरीर अब सहने के लिए थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भीड़ से पूछा, तुम लोग युद्ध के मैदान पर अपना नाम बनाना चाहते हो तो फिर कोशिश करो, क्या तुम मुझे गिरा सकते हो? जैसे ही जीन जियान ने अपनी बात खत्म की, उसका शरीर अपने आप जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ये देख के जीन तायोंग रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका भाई अब और सह नहीं सकता, लेकिन चिंगी के लोग अब भी आगे बढ़ने से डर रहे थे। उन्हें लगा जीन जियान अब माफी मांगेगा, पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो अब भी लड़ाई का फैसला करेगा। किसी ने अपने साथी से कहा, वो हमें कितना छोटा समझता है, अकेला ही हम सबसे लड़ना चाहता है। जांग ताजोंग बोला, तो दिखाओ इसे चिंगी का खौफ। उससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, जीन तायोंग ने गुस्से में अपने ही हाथ को जोर से काट लिया। दर्द के मारे जांग ताजोंग ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। जीन तायोंग दौड़ते हुए अपने भाई के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर किसी ने मेरे भाई को छूने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे याद आया होंग चान ने क्या कहा था, माइनस, इस बार तेरी बारी है अपने भाई को बचाने की। जांग ताजोंग बोला, ठीक है, तो तुम दोनों भाइयों को एक साथ भेज देता हूं, कम से कम साथ मरोगे। तभी अचानक गुई जांग वहां आ गया और सामने खड़े एक आदमी को लात मारकर उड़ा दिया। वो सोच रहा था बॉस की हर बात सच साबित हो रही है। जीन जियान को समझ ही नहीं आया और बोला, तू तो चला गया था ना? गुई जांग हंसते हुए बोला, बस वॉशरूम गया था। बाकी सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये यहाँ कैसे आया। गुई जांग बोला, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। चिंगी सिर्फ उन बिल्लियों और कुत्तों के लिए नहीं है, माइनस ये सिर्फ जीन जियान के लिए है। इन लोगों की औकात जीन के बिना कुछ भी नहीं है। तुम लोग बगावत कर रहे हो, खुद को ज्यादा मत समझो।
ये सुन के चिंगी बी वाले भड़क गए और हमला कर दिया। गुई जांग ने एक का पंच चकमा देकर उसे छाती पे मारा, वो उड़ गया। फिर किसी ने पीछे से गुई जांग को घूंसा मारा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस हमलावर का सिर पकड़ा और बोला, तेरी नासमझी ने तुझे मुझ पे हाथ उठाने पर मजबूर किया, अब जा और सबको बता गुई जांग ने तेरा पंच खा लिया। फिर उसने एक जोरदार हेडबट मारा और उसे कचरे की तरह फेंक दिया। गुई जांग हंसते हुए बोला, और कौन आ रहा है? किसे और शोहरत चाहिए? पर कोई आगे नहीं आया। आखिरकार वो था एम्पायर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन। गुई जांग ने सबको बुलाया और बोला, कोई नहीं है जो कुछ करके दिखाना चाहता? अब सवाल था, जीन जियान जो चिंगी माउंटेन का गर्व था, उसने एम्पायर गैंग क्यों ज्वाइन किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि होंग चान ने उसे एक सच्चाई बताई। एम्पायर गैंग का बॉस वांग वू मर चुका है और वो उसका भाई था। होंग चान बोला, मैं तुझे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू किसी गुटका नहीं है और अपने भाई से बेनतहा मोहब्बत करता है। जीन जियान बोला, मैं बस इतना जानता हूं कि भाई ने अपने भाई की जगह ली है, तो अब बताओ मैं एम्पायर गैंग क्यों ज्वाइन करूं? चान बोला, तायोंग के लिए मैं इस बकवास बैटलफील्ड को खत्म करना चाहता हूं। बिग फील्ड में ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं जहां ना अलायंस रहे ना एम्परर गैंग। लेकिन एम्परर गैंग के टॉप लोगों को धोखा देते देते अब थक चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू एम्परर गैंग का चौथा स्क्वाड कैप्टन बन जा। बस नाम का, असल में तू मेरा पार्टनर होगा। पहले वाला जीन जियान ये बात सुनते ही मना कर देता क्योंकि उसे लगता था वो चिंगी को बचा सकता है। पर अब हालात बदल चुके थे। वो चिंगी वाले सब अलायंस के पैसे पर बिक चुके थे। उन्होंने उसे धोखा दिया था। अब वो गुई जांग का भी एहसानमंद हो चुका था। जीन जियान को समझ आ गया था कि चिंगी अब ना अलायंस के असर से बच सकती है और ना एम्परर गैंग के दबाव से। ऊपर से वांग सालिन का प्रपोजल, अब उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं बची थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही वो कपड़े बदल कर निकला, उसे वो आदमी मिल जाएगा जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी। और वो था इवेंट प्लानर, अलायंस का 10वें नंबर का टॉप मेंबर। भले ही रैंक 10 था, पर नाम बड़ा था। थके हुए जीन जियान को देखकर भी वो डरा नहीं, उल्टा ऊपर चढ़ बैठा और उसे जमीन पर गिरा दिया। होंग चावान मदद करने को तैयार था, पर जीन तायोंग ने मना कर दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका भाई कभी नहीं हारेगा। वाकई जैसे ही जांग ता जोंग ने आखिरी वार करने की कोशिश की, जीन जियान ने एक हाथ से खुद को संभाला और उसके मुंह पर जोरदार किक मारी। जांग ता जोंग जमीन पर गिर पड़ा। तभी जीन जियान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। बस इस एक पल की देरी ने सब बदल दिया। जांग ता जोंग कुछ नहीं कर पाया और जीन जियान का पूरा जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगा। वो 10 मीटर तक उड़ गया और दीवार से टकराकर ही रुका। फाइट के बाद जीन जियान बोला, ये कपड़े थोड़े टाइट हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उसका शरीर लड़खड़ा गया। जीन तायोंग तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया। होंग चान वहीं जांग ता जोंग की जेब टटोल रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जीन जियान ने ये देखा और सोचा, होंग चान को इस मौके का पहले से पता था। वो जानता था मेरे लोग मुझे धोखा देंगे क्योंकि उसके 2 फोन लगातार जुड़े रहते थे। उसने सारी बातें सुनी थी। फिर भी जीन जियान उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था, पर उसने सोचा अभी इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना बेवकूफ़ी होगी। कुछ दिन बाद एम्परर गैंग ने चौथे स्क्वाड की ऑफिशियल सेरेमनी रखी, लेकिन माहौल बड़ा अजीब था। पूरा हॉल चुप, किसी ने ताली तक नहीं बजाई। गुई जांग कंफ्यूज था, ये सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तभी पार्क सुखा, पहला स्क्वाड कैप्टन, उसके पास आया और बोला, उनका ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। जीन जियान ने हम में से बहुतों को अच्छा सबक सिखाया है, अब उसी को अपना कैप्टन मानना उनके लिए आसान नहीं है। फिर वो जीन जियान से बोला, सच कहूं तो मुझे भी तेरे इरादों पर शक है। पहले तू इस सीन से दूर था, अब अचानक तू इसमें कूद पड़ा है, क्यों? इतना कहते ही माहौल एकदम ठंडा और खामोश हो गया। सबकी निगाहें 3 स्क्वाड कैप्टन्स पर टिकी थीं। जीवाई जांग, जो बीच में खड़ा था, क्लियरली अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि लोग उसको खुशी खुशी वेलकम करेंगे, पर सच कहूं तो वो मुझे पसंद आया। ये ऑकवर्ड साइलेंस तब टूटी जब जीन जियान ने खुद बात साफ की, मैं एम्परर गैंग में इसलिए नहीं आया कि मुझे किसी से एडमिरेशन है, ना ही मैं बिग फिल्म में कोई नाम कमाने आया हूं। बस बात इतनी है कि लो को मेरी जरूरत है। मैं बस देखना चाहता हूं कि उसका रास्ता कहां जाता है, यही सब है। ये सुनकर दोनों पुराने कैप्टन्स थोड़े हैरान रह गए। आखिरकार पाक सुका ने माहौल संभाला। भले ही वो पहले दुश्मन था, लेकिन ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसमें काबिलियत है। हम अपने मिशन के लिए पास्ट ग्रजेस छोड़ सकते हैं और टैलेंट को वेलकम करते हैं। हमारे बॉस ने जैसा कहा वैसा ही होगा। वेलकम टू द टीम। पार्क सुका ने अपना हाथ बढ़ाया। जीओई जांग ने तुरंत एको किया, सब लोग समझदारी दिखाओ। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी तरह जीन जियान एम्परर गैंग का 4th स्क्वाड कैप्टन बन गया। दूसरी ओर एक बर में बिग फिल अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट बैठकर अनुमान लगा रहे थे। हैंग डब्ल्यूडी शायद अब इस दुनिया में नहीं है। एक इंसान अपने भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज को खुद तबाह कर दे? पर उसका ये अजीब बर्ताव उसके भाई के पुराने दुश्मन की संदेह को बढ़ा गया। स्ट्रैटेजिस्ट ने नोट किया, हैंग डब्ल्यूडी जैसे आदमी अपने लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता।
फिर भी अब वो पूरे दम से ड्रैगन डे के लिए लड़ रहा है, जो कि स्ट्रैटेजी की नज़र में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही उसने ड्रैगन डे पर कब्जा कर लिया, पर एम्परर गैंग को भी भारी नुकसान हुआ। ये जंग से ज्यादा किसी साफ सफाई जैसी लग रही थी। सबसे ज्यादा फायदा हुआ सामान्य छात्रों को, जो अब आखिरकार चैन से पढ़ाई कर पा रहे थे। ये सारे संकेत दिखाते थे कि हैंग वुडी शायद अब खुद कमांड नहीं कर रहा। शायद कोई फेक बॉस अंदर ही अंदर गैंग के टॉप लोगों को धोखा देकर गैंग को अपने हिसाब से चला रहा है। ये सुनकर WUNZ बहुत एक्साइटेड हुआ, तो फिर इसी मौके पर एम्परर गैंग को गिरा दो। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट ने सख्त मना कर दिया। वो बोला, इस बात को अभी सीक्रेट रखो। हो सकता है अलायंस में कोई मोल गद्दार हो। अगर ये खबर लीक हो गई तो एम्परर गैंग का ध्यान बढ़ जाएगा और हम उन्हें कमजोर समझकर वार करेंगे, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंको। पाक सुका, जो एम्परर गैंग का फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन है, वो खुद हैंग वू डाई का पुराना दोस्त है और बहुत स्ट्रांग लीडर है। स्ट्रैटेजिस्ट ने एक दूसरा आइडिया दिया, क्यों ना हम पहले उस नकली बॉस को खोजें जो सबको कंट्रोल कर रहा है और उसे हटाकर खुद कंट्रोल ले लें। इस तरह हम एम्परर गैंग को अपने हिसाब से चला सकेंगे। सोचो कितना मजेदार होगा। WUNZ ये सब सुनकर सोचने लगा, क्या ये स्ट्रैटेजिस्ट पागल हो गया है? उसे फोर्थ स्क्वाड को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसके पास ना समय था, ना ही सही लड़ने वाले टैलेंट ढूंढने का तरीका। वो इसी टेंशन में गुम था और बिना ध्यान दिए चलते हुए एक लड़के से टकरा गया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जंग हेसू था, वही जो पहले उसे बुली करता था और जिसे बाद में एम्परर गैंग ने बुरी तरह पीटा था। अब वो वापस स्कूल आ चुका था और लगता था कि उसकी लड़ने की ताकत को गी जांग ने भी नोटिस कर लिया था। वांग चौवन के मन में सवाल उठा, क्या मैं इसे फोर्थ स्क्वाड में शामिल कर सकता हूं? लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि एम्परर गैंग के लोग शायद इसका विरोध करें। वो अभी सोच ही रहा था कि जंग हेसू ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। जंग बोला, काफी दिनों से दिखा नहीं तू वांग चौवन, लगता है तू बहुत अकड़ में घूम रहा है। और उस दिन जो तूने हो चांग को धक्का दिया था, उसका बदला तो लेना ही है। आज तुझे अधमरा कर दूंगा। तभी किसी ने जांग हसू के कंधे पर हाथ रखा। आवाज आई, तेरा लोगों को आते ही पीटना बड़ा घटिया है। क्या पता ये बंदा अपनी ताकत छुपा रहा हो? कहीं ये गुंडू का कोई सुपर एक्सपर्ट निकला तो? जंग हेसू चौंका, तू कौन है बे? सामने एक सफेद बालों वाला नया ट्रांसफर स्टूडेंट खड़ा था, जो बेहद अकड़ में बोला, मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब आपस में बात करने लगे कि कौन जीतेगा। जंग हेसू गुस्से में आ गया और पहला पंच मारा, लेकिन सफेद बालों वाले लड़के ने न सिर्फ उसे डॉज किया बल्कि एक जोरदार मुक्का मारा सीधा उसके चेहरे पर। जंग गिरा तो सही, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। तभी फर्स्ट गैंग के लोग आ गए और बोले, अबे इस न्यूकमर को सबक सिखाते हैं। सफेद बालों वाला लड़का थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर सिर ढंकते हुए बोला, भाई मैं तो बस पढ़ने आया था, लेकिन लगता है यहाँ न्यू स्टूडेंट्स को भी छेड़ना मना नहीं है। तुम लोग मंगा नहीं पढ़ते क्या? और फिर उंगलियों से उन्हें बुलाया, चलो आओ सब एक साथ। जैसे ही गणलू ने पूछा, वैसे एक सीरियस सवाल कोई बता सकता है, होंग वू दी कहाँ है? पूरा क्लासरूम एकदम शॉक में आ गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वांग चौवान तक स्टन्ड रह गया। ये लड़का होंग वू दी का नाम जानता कैसे है? वांग चौवान के दिमाग में यही चल रहा था। गणलू ने भी एटमॉस्फेयर फील कर लिया। उसने कैजुअली कहा, चलो कोई बात नहीं, शायद गलत टाइमिंग थी। क्लासरूम फिर भी चुप रहा, कोई कुछ नहीं बोला। रिसेस में वैंग चौवान ने गैन ल्यून को हॉलवे में रोका और पूछा, तुम होंगव्यू दी के बारे में कैसे जानते हो? गैन ल्यून ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मेन सिर्फ जनता ही नहीं, मेन उनसे कुछ सीख के भी आया होन। तुम लोग सोच रहे हो ना कि मेन एक नॉर्मल ट्रांसफर स्टूडेंट होन, पर असली में मेन यहाँ किसी मिशन से आया होन। वांग चौवान थोड़ा टेंस हो गया, मिशन किस टाइप का? गैन ल्यून एकदम सीधा बोला, मेन उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने एम्परर गैंग का असली मतलब भुला दिया है और जिनमें अब भी लॉयल्टी जिंदा है। इतना कह के वो चला गया और वांग चौवान वहीं खड़ा रह गया, डीप थॉट्स में डूबा हुआ।